वेलकम फ्रेंड्स। मैं राजेश कुमार चंद्रा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, गवर्नमेंट TCL PG कॉलेज जांजगीर। आज हम आधुनिक भारत में नारी, इसके अंतर्गत मानवाधिकार एवं महिलाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मानवाधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार की मांग सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में ब्रिटेन में रखी गई। इसके बाद अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति के अवसर पर भी मानवाधिकारों की घोषणा की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की घोषणा की गई। भारत में भी हमारे संविधान में सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम नारियों के संदर्भ में मानवाधिकार पर चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि नारी की स्थिति वर्तमान में क्या है। प्राचीन काल में नारी को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अर्धांगिनी के रूप में वो सभी पूजा पाठ यज्ञ सभी में शामिल होती थी। बाल विवाह का भी कोई प्रचलन नहीं था, परंतु मध्यकाल के आते आते जब विदेशी आक्रमण होने लगे, नारी अस्मिता असुरक्षित हो गई। शोषण और अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ने लगी। तब उन पर बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा आदि अनेक प्रकार के अंकुश लगा दिए गए और नारियों की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आती गई। नारी दीवारों में कैद होकर रह गई। आधुनिक काल में जब लोकतांत्रिक शासन पद्धति पूरी दुनिया में प्रारंभ हुई, तब महिलाओं को भी उनके अधिकार दिए जाने की पहल शुरू हुई। भारत के संदर्भ में आज की वर्तमान स्थिति में अगर हम देखा जाए तो नारियों का जो लिंगानुपात है, भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं हैं। साक्षरता के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के आधार पर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% है। यानी महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में 17% का अंतर, यह महिलाओं की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है कि आज महिलाएं कितनी पिछड़ी हुई है, उन पर कितना शोषण अत्याचार हो रहा है। उन्हें आज भी घरों से बाहर जाने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उनको विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। महिलाओं को जन्म के पूर्व ही बच्चियों को गर्भ में मार देना, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, घरेलू हिंसा आदि की घटनाएं यथाकथा सुनने को मिलती रहती है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था और 1975 से लेकर 1984 तक के 10 वर्षों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में मनाया गया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो महिलाओं की जो परिस्थितियां थी, उनके शोषण, दमन, हिंसा से ग्रसित, आर्थिक कार्यक्रमों में कम भागीदारी, इन सब परिस्थितियों के चलते भारत सरकार ने कुछ संवैधानिक प्रावधान करके महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास किया। संवैधानिक प्रावधानों में हमने देखा है कि विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो इसमें लैंगिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, यानी महिलाओं के साथ भी समानता का व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में महिलाओं को समान अवसर दिए जाने की बात की गई है। लोक नियोजन में सभी को समान अवसर है, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 15(3) में महिलाएं एवं बच्चों के पक्ष में राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) में महिलाओं को नौकरी में आरक्षण की बात की गई है। अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण के साथ साथ यहाँ पे महिलाओं को भी आरक्षण दिए जाने की बात है। अनुच्छेद 39 में सभी को समान न्याय की कल्पना की गई है। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्यों में नारी को ससम्मान दृष्टि से देखने की बात, उनकी नारी सम्मान किए जाने की बात कही गई है। 73वें संशोधन, 74वें संशोधन में पंचायती राज एवं नगर पालिका की स्थापना हुई। पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए 1/3 पदों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कुछ राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि कुछ राज्यों में यह आरक्षण 50% तक कर दिया गया है। महिलाओं को उनके अधिकार मिल सके, इसके लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान नाकाफ़ी हैं। केवल संविधान में प्रावधान कर देने से नारियों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, उनको समान अवसर प्राप्त नहीं हो सकते। इसके अलावा महिलाओं की अपनी अलग प्रकार की समस्याएं हैं, जो पुरुषों को उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो ऐसी परिस्थितियों में नारियों या महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रह सके, इसके लिए अनेक प्रकार के कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। प्राचीन काल में से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं को संपत्ति में कम भागीदारी मिलती थी। हालांकि प्राचीन काल में हम देखते हैं कि विधवा महिलाओं के लिए पिता की संपत्ति में हक, कुछ स्मृति ग्रंथों में भी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हक प्रदान किया गया है, परंतु आधुनिक परिवेश में महिलाओं को किसी भी प्रकार का इस प्रकार से हक नहीं मिलता था। इसी संदर्भ में 1856 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया, जिसमें महिला को पिता की संपत्ति में हिस्से की बात की गई है। इस अधिनियम में 2005 में संशोधन किया गया है। दहेज प्रथा समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। महिला अक्सर पीड़ित होती है। दहेज के कारण उनको प्रताड़ना, मौखिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, हिंसा आदि से पीड़ित होना पड़ता है। यहाँ दहेज के कारण कई जगह हमने देखा है, सुना है समाचार पत्रों में कि महिलाओं को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है।
तो ऐसी स्थितियों में दहेज को प्रतिबंधित करने के लिए 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया। 1986 में इसे पुनः संशोधित किया गया। महिलाओं को बोझ समझा जाता था और बहुत कम उम्र में उनकी शादी करके उनके कर्तव्य से मुक्ति पा ली जाती थी। ऐसी स्थितियों में बाल विवाह को रोकने के लिए 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का विवाह और 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों का विवाह पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित किया गया है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। 2005 में घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत घर में पति के द्वारा, सास ससुर के द्वारा जो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ना में केवल शारीरिक प्रताड़ना ही नहीं शामिल है, मानसिक प्रताड़ना भी शामिल है। उनको तरह तरह के बातों से प्रताड़ित करना, उनके आवश्यकता की चीज़ें उन्हें उपलब्ध ना कराना, गाली गलौज देना, मारपीट करना। खासकर ग्रामीण अंचलों में देखते हैं कि पति शराब पीकर आता है और महिला के साथ मारपीट करता है। इन सब परिस्थितियों से महिलाओं की रक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम लाया गया। पहले के काल में महिलाएं कार्य के लिए बाहर नहीं निकलती थीं, लेकिन आज के आधुनिक काल में पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं रह गया है। सभी को समान अवसर की बात की गई है। आज नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। नौकरी के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सेना के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पुलिस के क्षेत्र में हो, सभी विभागों में आजकल महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। ऐसी स्थितियों में कार्यस्थल पर उनका कभी कभी उच्चाधिकारियों के द्वारा या सहकर्मियों के द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए - 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम पारित किया गया। महिलाएं जननी भी होती हैं। समाज को, वंश को, देश काल को आगे बढ़ाने का इनका प्रमुख दायित्व है। जब वे गर्भधारण करती हैं, गर्भावस्था में होती हैं, तो कार्य पर जा नहीं पाती। ऐसी स्थितियों में उनका वेतन काट दिया जाता है। घर में भी उनको प्रताड़ित किया जाता है कि ये कुछ काम नहीं कर रही है। इन सब परिस्थितियों से भी उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम 2017 में पारित किया गया। प्रसूति लाभ अधिनियम पहले से ही चला आ रहा है, परंतु 2017 में इन्हें पुनः संशोधित किया गया। पहले 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन आदि विभिन्न प्रकार के अवकाश उनको मातृत्व अवकाश दिए जाते थे। अब उसके मातृत्व अवकाश एवं स्तनपान अवकाश की सीमा बढ़ाकर 6 माह कर दी गई है। 1956 में महिलाओं के अनैतिक व्यापार का भी निषेध किया गया है। इसके लिए अनैतिक व्यापार निषेध कानून लाया गया। महिलाओं को अनैतिक कार्यों में शामिल करने के उद्देश्य से बाहर ले जाकर बेच दिया जाता है। मानव तस्करी जिसे हम कहते हैं, तो इससे बचाने के लिए 1956 से ही अनैतिक व्यापार निषेध कानून लागू है। हमने प्राचीन काल में, मध्यकाल में हमने देखा है, सुना है, जाना है कि
महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती थी। राजपूत काल में तो इस प्रथा में बहुत सारे महिलाओं ने जौहर प्रथा के नाम से अपनी जान दे दी। युद्ध काल में पुरुषों की मृत्यु के बाद उनकी महिलाएं सती हो जाया करती थी। यह प्रथा बड़ी विकराल थी, समाज के लिए कोड़ के समान थी। इसे रोकने के लिए 1987 में भारत सरकार ने सती निषेध अधिनियम पारित किया। सती निषेध अधिनियम के संदर्भ में सती निषेध का सर्वप्रथम कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था 1929 में, परंतु आज़ादी के बाद इसका अधिनियम 1987 में पारित किया गया। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भी 1990 में किया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम विधेयक 2013 में पारित हुआ। इसके पूर्व जब यह विधेयक नहीं था तब एक विशाखा गाइडलाइन थी, जिसके आधार पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने का कार्य किया जाता था। राजस्थान की एक प्रमुख समाज सेविका थी भंवरी देवी। इसने राजस्थान में बाल विवाह का विरोध किया। राजस्थान में बाल विवाह बहुतायत में होता था, इसका विरोध किया। इस विरोध के फलस्वरूप इस पर अनेक अत्याचार किए गए, बलात्कार किया गया। तो इसके संदर्भ में इनके प्रयासों से, इनके विरोध के कारण सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की। इसी गाइडलाइंस के आधार पर कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोका जाता था। अब यह अधिनियम बन गया है 2013 में। 18 वर्ष से कम उम्र की बालकों के रक्षा के लिए किशोर न्याय अधिनियम 1986 में लाया गया। किशोर न्याय अधिनियम 1986 में 2000 में पुनः संशोधन किया गया और 2015 में फिर से संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को किसी भी ऐसे कार्य, अनैतिक कार्य में संलग्न करना, मानव तस्करी करना, आदि का निषेध किया गया है। इस प्रकार से महिलाओं को अनेक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। उसके लिए अनेक संवैधानिक और कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके। आशा है आज की जानकारी से महिला एवं मानवाधिकार विषय पर आपको समुचित जानकारी मिल गई होगी। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।